हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और मैं हूं डॉक्टर वरदान सुमन, आपका लॉ एंड एथिक्स का टीचर। और हम हाजिर हैं अपने वादे के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग द्वारा दिए गए एमटीपी यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर के जो आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। मॉडल टेस्ट पेपर से आपको यह अंदाजा होगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है। मॉडल टेस्ट पेपर से यह भी अंदाजा होगा कि किस लेवल का पेपर आपसे पूछे जाने वाला है। मॉडल टेस्ट पेपर से आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लॉ एंड एथिक्स का एमटीपी जून 2022 का आईसीएमएआई द्वारा दिया गया मॉडल टेस्ट पेपर विद आंसर्स। इंस्टीट्यूट ने जो आंसर्स दिए हैं उन्हीं की लाइट में हम इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को करेंगे, ताकि हमें यह भी पता लगे कि इंस्टीट्यूट किस तरह के आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट करता है। रही बात अपने रिविजनरी प्रिपरेटरी सेशंस की, तो हमारे रिविजनरी प्रिपरेटरी सेशंस भी शुरू होने वाले हैं। ये कोई फर्जी फालतू मैराथन की तरह नहीं है कि टीचर आया गुड़ 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 करा और निकल लिया। इसका उद्देश्य है उन स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से तैयार करना जिन्होंने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया है, और उन स्टूडेंट्स को जिनकी प्रिपरेशन किसी वजह से नहीं हो पाई एग्जाम वर्दी बना देना। मतलब अगर वो एग्जाम में जाकर बैठेंगे कम से कम कुछ तो लिख कर आएंगे, मतलब पास होने का होप उनका अभी खत्म नहीं हुआ है। हम रिविजनरी प्रिपरेटरी क्लास करेंगे, मतलब हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है वो चैप्टर तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपकी हो जाए, बट एट अ पेस, एट अ स्पीड। ठीक है जी, चलिए जी एमटीपी शुरू करते हैं। ऊपर लिखा है लॉ एंड एथिक्स LNE पेपर 6 एंड स्पेसिफिकली यहां बताया गया है कि 3 घंटे का पेपर है आपका। दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ लिखा हुआ स्क्रीन पे। फुल मार्क्स 100, मतलब आप ढंग से पेपर करके आएंगे तो 100 नंबर आ सकते हैं। यहां 3 सेक्शन है, A, B, C और D। टू बी आंसर सब्जेक्ट टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच, गिवन अगेंस्ट ईच। सेक्शन A कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल दी क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है। यहां भी बताया गया 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है ये पहला। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर्स चॉइस। हर क्वेश्चन में 4 आंसर चॉइस हैं, 1 करेक्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द चॉइस विच अकॉर्डिंग टू यू रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर। आपके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो आपको उसके सामने लिखना है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, भगवान का नाम लीजिए, शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कहता है द लैटिन मैक्सिम नीमो डेट क्वो नॉन हैबेट मीन्स। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा, है ना? सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ये क्वेश्चन है, और क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका फाउंडेशन में भी था तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है। नीमो डेट क्वा नॉन हैबे, मतलब जिसके पास खुद कोई चीज नहीं है वो उसे आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? इसका आंसर नहीं। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है न्यूडम पैक्टम। अब आप कहोगे सर सीधे सीधे आंसर बताओ और आगे बढ़ो ना। नहीं बेटा नहीं, हो सकता है आपके असली क्वेश्चन पेपर में न्यूडम पैक्टम ही आए, है ना? ये तो है ही हमारा नो वन कैन पास ए बेटर टाइटल देन ही हैज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज इज इग्नोरेंशिया डे जुरिस नॉन एक्सक्यूज है। ये एक्सक्यूसाट नहीं है, एक्सक्यूजे है, ध्यान रखिएगा। चलिए
और होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होता है। यहां ये कह रहा है नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट मींस नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल। और ये देखिए जो सही है उसके सामने लिख दिया है इन्होंने ए, मतलब आंसर, ये मेरा आंसर है। जो सही है उसके आगे आपको ए लिख देना है, बस ये करना है। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, ये तो मैराथन वाली स्पीड लगा दी इसने। चलिए, X and Y formed partnership to undertake a school building repair work at नोएडा। स्कूल बिल्डिंग का काम करेंगे और जैसे ही स्कूल बिल्डिंग खत्म हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, यानी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए आपने पार्टनरशिप की है। तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, बिल्कुल सही जवाब, इसके सामने लगा हुआ है ए। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? लिमिटेड पार्टनरशिप वो होती है जहां पर कि किसी एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सबकी, या किसी एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो। ध्यान रखिए, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती पार्टनरशिप एक्ट में। अगर 4 पार्टनर हैं तो कम से कम एक की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए, 3 की लिमिटेड हो सकती है। पार्टनरशिप एट विल यानी कि जिसमें कोई समय तय आपने नहीं किया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप तो बिल्कुल अलग एक्ट है। चलिए जी, सही आंसर हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाई। पहला एंडोर्समेंट कौन करेगा? अब देखो, इसके बारे में एक चीज समझ लो पहले। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस है, ये कह रहा है अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है मान लीजिए, तो क्या होगा? ड्रावर लिखेगा और किसको हैंडओवर करेगा? पेई को हैंडओवर करेगा कि जाकर ड्रावी से एक्सेप्टेंस करा लो। तो ड्रावर ने ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया पेई को, पेई गया ड्रावी के पास, ड्रावी से कराई एक्सेप्टेंस। ड्रावी ने कहा हाँ ठीक है, इतने दिन बाद इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो जैसे ही ड्रावी ने एक्सेप्ट कर दिया होगा, इंस्ट्रूमेंट वापस किसके हाथ में आ गया होगा? वापस पेई के हाथ में आ गया होगा। अब अगर आगे ये इंस्ट्रूमेंट किसी को ट्रांसफर करना है तो इंस्ट्रूमेंट इस समय किसके हाथ में है? पेई के हाथ में है। तो पहला एंडोर्समेंट कौन करेगा जी? पेई करेगा। पहला जो एंडोर्समेंट है वो कौन करेगा? वो पेई करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये प्रॉमिसरी नोट होता तो मेकर लिखता और किसको देता? पेई को देता। क्या प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस होती है? नहीं, प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। पेई इसे मैच्योरिटी तक अपने पास रखता, लेकिन पेई चाहे तो इसे आगे एंडोर्स कर सकता है। यानी सबसे पहला एंडोर्सर कौन होता है? पेई होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? पेई। ये इसके सामने लिखा भी हुआ है पेई। सेक्शन 196(3) कैपिटल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द एक्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, द एज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। एज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर कितनी होनी चाहिए? ये कह रहा था एज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर शुड बी बिलो 25 ईयर्स, 65 ईयर्स और मोर, शुड नॉट बी, सॉरी है ना, शुड नॉट बी। बिलो 25 ईयर्स हो नीचे, तो बिलो 25 ईयर्स में तो 2 साल 3 साल का बच्चा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है क्या? नहीं। 65 ईयर्स और मोर, नहीं। बिलो 18 ईयर्स हो ही नहीं सकता, कंसेंट कैसे देगा? 70 ईयर्स और मोर, नहीं। 70 ईयर्स से ज्यादा तो नहीं हो सकता, है ना। बिलो 18 ईयर्स भी नहीं हो सकता, तो ये तो 2 सही हो गए। बिलो 25 ईयर्स शुड नॉट बी बिलो 25 ईयर्स, ऐसे लिखा हुआ है। 2 चीजें लिखी हुई है वहां। क्या लिखी हुई है जी? एक तो बिलो 18 ईयर्स नहीं होना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है? सेक्शन 96(3) कैपिटल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शुड नॉट बी। तो यहां पर यह लिखा हुआ है बिलो 18 ईयर्स, जबकि 196(3) कैपिटल ए क्या कहता है? 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 70 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना।
शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स। है क्या इसमें कहीं लेस देन 21 ईयर्स? नहीं है। मोर देन 70 ईयर्स है क्या? हाँ, ये वाला है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, यहां एक बात ध्यान रखना है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर 70 साल से ज्यादा का है तो आप 70 साल से ज्यादा के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। खैर, क्योंकि यहां प्रोविजो की बात नहीं हो रही है, यहां मेन सेक्शन की बात हो रही है, तो सही आंसर हुआ। यह ध्यान रखेगा, 21 साल से 70 साल का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, 21 साल से नीचे का तो अपॉइंट ही नहीं कर सकते, 70 साल से ऊपर वाले को अपॉइंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन। Which of the following amounts to a safety measure as per Factories Act 1948? Factories Act 1948 में सेफ्टी, वेलफेयर, है ना, इन सब के प्रोविजंस दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इज नॉट ए सेफ्टी मेजर। सेफ्टी मेजर क्या है कि वर्कर्स को किसी तरह से मशीन से बचाना है, जो चलती हुई मशीन है उनसे बचाना है ना। तो वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ये तो सब हेल्थ से रिलेटेड है ना। अगर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन या वेंटिलेशन नहीं होगा तो हेल्थ डिग्रेड हो सकती है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू सेफ्टी, है ना। सेफ्टी से रिलेटेड क्या है? फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी की फेंसिंग करके रखी जाए, उसको चारों तरफ से घेर के रखा जाए ताकि गलती से भी कोई मशीन की चपेट में ना आ जाए। ठीक है जी। फर्स्ट एड अप्लायंसेज वेलफेयर मेजर है, सेफ्टी मेजर नहीं है। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, adolescent means a person who has completed the age of dash but not completed the age of 18 years। मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से अडोलेसेंट की उम्र क्या होनी चाहिए? अडोलेसेंट की उम्र होनी चाहिए जो 14 साल कंप्लीट कर चुका है लेकिन 18 साल अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। तो सही जवाब है हमारा सेकंड। आप देखिए, इसके आगे ए लिखना है आपको, जो आपको सही जवाब है उसके सामने ए लिखना है। नेक्स्ट, एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, एवरी एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल टू पे बोनस टू हिज हर एम्प्लॉय इन अकाउंटिंग ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर है। हमको मालूम है कि जो बोनस एक्ट है उसमें अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। डेफिनेशन भी अकाउंटिंग ईयर की बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज बोनस एक्ट इज कंसर्न्ड। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ए डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉन नोटिस बाई। अब यहां पर ध्यान रखना है ना, ये मे होता है हमेशा, मे बी अपॉइंटेड। ऐसा नहीं है कि कंपनीज को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना है, कर सकती है ना। कितने लोगों के कहने पर करेगी? नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। तो या 1/10 ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर नहीं, सही जवाब है ये थर्ड। ठीक है जी। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात हुई। आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी दैट कैन बी पेड। देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो है वो ओवर द पीरियड बदलता रहता है ना। सबसे पहले ये 3.5 लाख था, फिर इसको बढ़ाकर 10 लाख किया गया। अब फिलहाल जो इसकी लिमिट है वो 20 लाख है। ठीक है जी। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, मैक्सिमम ग्रेचुटी। द एनुअल रिटर्न ऑफ ए पर्सन शैल बी साइंड बाय। एनुअल रिटर्न ऑफ 1 पर्सन कंपनी कौन साइन करता है? एनुअल रिटर्न ऑफ 1 पर्सन कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। ठीक है जी। ये कह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि 1 पर्सन कंपनी जो है उसकी एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है? तो इसका सही जवाब है, अरे इसको क्या हो गया भाई, तो इसका सही जवाब है कंपनी सेक्रेटरी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर सेक्शन 92 जो है कंपनीज एक्ट का, है ना, वो ये कहता है कि डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। अगर 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, तो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो। अब क्योंकि यहां कंपनी सेक्रेटरी दिया हुआ है
तो हम ये मानेंगे कि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, तो कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, सिंपल सी बात है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फैमिली as defined in ESI Act 1948 does not include a spouse, minor adopted child, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, चलो भाई हो जाओ। The term family as defined in Employees State Insurance Act डज नॉट इंक्लूड, कौन शामिल नहीं है? स्पाउस तो शामिल है ही, माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, लेजिटिमेट और अडॉप्टेड चाइल्ड शामिल है, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर वो भी शामिल है, इंडिपेंडेंट मैरिड डॉटर शामिल नहीं है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज 11 देखें ESI एक्ट का, तो वहां इसकी डेफिनेशन दी हुई है। फिर कह रहा है, एज पर कंपनी एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न इन फॉर्म, कौन से फॉर्म में जाएगा जी? MGT 7 में जाएगा, ठीक है जी। सेक्शन 92 है एनुअल रिटर्न का, उसको देख लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारी एनुअल रिटर्न है हर एक कंपनी की, वो जाती है MGT 7 में। द अनपेड सेलर हैज राइट अगेंस्ट द गुड्स। अब यहां पर ना एक बात को ध्यान रखना जरा, यहां पर साफ कहा है अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं? अब ये तीनों राइट्स अगेंस्ट द गुड्स हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट कौन सा राइट अगेंस्ट द गुड्स नहीं है? ये अगेंस्ट द गुड्स नहीं है, ये अगेंस्ट द बायर है ना। हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर की, तो राइट ऑफ अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं वो दो हिस्सों में बांटे जाते हैं, पता है आपको। एक तो राइट अगेंस्ट दी गुड्स और दूसरा राइट अगेंस्ट द सेलर। राइट अगेंस्ट द गुड्स में राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। अब ये जो लीन और रिटेंशन है वो लगभग एक ही मामला है। तो क्या बचा? राइट ऑफ डैमेज, क्योंकि राइट टू स्यू फॉर प्राइस, राइट टू स्यू फॉर डैमेज, राइट टू स्यू फॉर इंटरेस्ट, राइट टू स्यू फॉर परफॉर्मेंस, ये सब क्या है? ये सब राइट अगेंस्ट दी बायर है, ये राइट अगेंस्ट दी गुड्स नहीं है इन केस ऑफ अनपेड सेलर। फिर आ जाइए जी, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 कंपनी इंटेंड टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डैश टू इट्स मेंबर्स। सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन सी होती है? जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी होती है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, ये वो हिन तीन प्रकार, और जो अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देती और जो अपने प्रॉफिट को वापस अपने ऑब्जेक्ट के प्रमोशन में लगाती है। तो क्या नहीं दे सकती है? डिविडेंड नहीं दे सकती है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड नॉट मोर देन, कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 200 को। सेक्शन 42 साफ कहता है कि 200 से ज्यादा लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं दे सकते। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल आउट ऑफ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में इनमें से कौन सा नहीं है? सेल्फलेसनेस, लीडर, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी, ये सब तो है, हार्मनी नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 which one of the following business cannot be transacted through postal ballot? पोस्टल बैलेट का सेक्शन है सेक्शन 110, वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, जो कि जनरल मीटिंग में ही डिस्कस होने चाहिए, है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिस्कस हो सकते हैं वो, और किसी तरीके से नहीं हो सकते। ऑर्डिनरी बिजनेसेस कैन नॉट बी ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। अब इन तीनों में से तो कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस है नहीं, यही है ऑर्डिनरी बिजनेस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है जी, इस पे टिक लगा देंगे। मिस्टर ए सेल्स गुडविल ऑफ हिज रिटेल स्टोर टू मिस्टर बी फॉर 25 लाख एंड प्रॉमिस नॉट टू कैरी ऑन द सेम बिजनेस 2 ईयर इन सेम लोकेलिटी, सच एग्रीमेंट इज। अब देखो क्या है, ये है एग्रीमेंट ऑफ रेस्ट्रेन इन ट्रेड। एग्रीमेंट ऑफ रेस्ट्रेंट इन ट्रेड का एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल, यानी अगर सेल ऑफ गुडविल की आपने एग्रीमेंट किया है और वो रीजनेबल है, ये तो रीजनेबल है,
भाई 2 साल की ही रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो भी केवल अपनी लोकेलिटी में लगा रहा है, तो रीजनेबल भी है, तो ये तो वैलिड रहेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स पर्सन्स बिहेवियर, जो लोगों के कंडक्ट को गवर्न करता है उसको कहते हैं मॉरल। स्टेट द शेड्यूल प्रोविजन ऑफ विच डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो शेड्यूल्स हैं उसमें जो पहला शेड्यूल है वो बताता है कि पार्टनर्स के आपस में राइट्स एंड रेगुलेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज कैसी होंगी, तो सही जवाब है फर्स्ट शेड्यूल। अगला सेक्शन बी। सेक्शन बी कह रहा है इसमें केवल 10 क्वेश्चन हैं। ऊपर वाले जो अभी हमने पढ़े है ना, उसमें कह रहा था जी 20 क्वेश्चन है और एक एक नंबर का एक है ना, 20 ही थे ना, 20 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का एक है, और बस अब कह रहा है 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक है। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाई स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। अब आपको यहां पर ए नहीं लिखना, अब आपको स्पेस में यहां पर ये लिखा है ना टाइप योर आंसर हेयर, इसके आगे टाइप करना है आंसर। ठीक है जी, हाँ चलिए तो देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 2A। विद इन एक सेकेंड, within how many days from the date of incorporation of a company under Companies Act 2013 should its registered office be open? Incorporation के कितने दिन बाद जो रजिस्टर्ड ओपन है, रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वो खुल जाना चाहिए। अब यहां ना इंस्टीट्यूट ने 15 दिन लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि सेक्शन 12 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें साफ लिखा हुआ है 30 डेज, 30 दिन। तो यहां कोई सेंस नहीं बनता इस 15 दिन के लिखे होने का। सही जवाब है 30 डेज। आप चाहे तो सेक्शन 12 पढ़कर देख सकते हैं। व्हाट डज मेटा एथिक्स डील्स विद? मेटा एथिक्स किस बात से डील करते हैं? बेसिकली मेटा एथिक्स इस बात से डील करते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, इसीलिए इसे कहते हैं मेटा एथिक्स, है ना। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि मेटाफिजिक्स जो है वो नेचर, किसी चीज की प्रकृति के आधार पर आंसर्स को करता है। ठीक है, अब ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हो एक लाइन से बड़ा भी आंसर नहीं है, आपको बस जस्ट टाइप एंड लीव इट। सेक्शन 71 जो कि वर्किंग आवर्स को गवर्न करता है, वो कह रहा है जी फीमेल चाइल्ड को कितने बजे से कितने बजे तक काम कराया जा सकता है किसी फैक्ट्री में। सही जवाब है 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक। बिल्कुल सही जवाब है, बिटवीन 8 AM टू 7 PM। ठीक है जी, यहां पर जो बच्चों से रिलेटेड वो है काम करने के समय, उनके बारे में बात की गई है फैक्ट्रीज एक्ट में, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन में जब आप जा रहे हैं, तो जो बच्चों से रिलेटेड वर्किंग आवर है उसका सेक्शन बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। फिर कह रहा है व्हाट शेल द एम्प्लॉयर डू इन केस ऑफ डिस्प्यूट एज टू द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू एम्प्लॉय। सेक्शन 7 है इसके लिए बना हुआ कि भाई अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ग्रेचुटी को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर को वो पैसा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा कर देना चाहिए। कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस डिस्प्यूट को सुनेगी, फाइनली डिसाइड करेगी, फिर उसके बाद लगता है कि भाई इससे भी ज्यादा पैसा देना है जितना पैसा एम्प्लॉयर ने जमा करा है, तो और पैसा एम्प्लॉयर को बोल देगी कि एम्प्लॉय को पे करो, अदरवाइज उसी में से पैसा एम्प्लॉय को दे देगी। सही जवाब है कि एम्प्लॉयर कैन डिपॉजिट द अमाउंट विद कंट्रोलिंग अथॉरिटी। स्टेट ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट बट अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर रजिस्ट्रार। भाई सेक्शन 12 ने तो गजब ढा रखा है, बार बार पूछे जा रहा है, बार बार पूछे जा रहा है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये सेक्शन 12 कैसे हो जाएगा, ये तो मेमोरेंडम का अल्टरेशन हो गया ना, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अरे भैया शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द स्टेट होगा तो सेक्शन 13 का मैटर बनेगा ना। यहां वो कह रहा है सेम स्टेट, एक ही स्टेट में। मेमोरेंडम तो तब अल्टर होगा ना जब स्टेट चेंज होगा, तो
तो ये सेक्शन 12 है अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन लीजिए और INC 23 रीजनल डायरेक्टर को फाइल कर दीजिए। रीजनल डायरेक्टर को अगर लगता है कि आपने शिफ्टिंग से लेकर सभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ठीक से पूरी की हैं, तो क्योंकि ये बॉस है ROCs का, ROCs से ऊपर का अधिकारी है ना, तो वो एक स्टेट से दूसरे, एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के यहाँ जाने के लिए आपको अलाउ कर देगा। इम्प्लॉइड अथॉरिटी पार्टनर्स के केस में क्या है? पार्टनर्स के केस में इम्प्लॉइड अथॉरिटी क्या है? सेक्शन 22 है पार्टनरशिप एक्ट का, जो ये कहता है कि ऐसी अथॉरिटीज जो कि एग्रीमेंट से नहीं मिलती, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से मिलती है। मतलब जैसे ही आप पार्टनर बने, कुछ अथॉरिटीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड implied authority. What are the two types of negotiation of negotiable instrument? Negotiable instrument दो तरीके से negotiate किए जा सकते हैं। एक तो by simple delivery, bearer instrument है, simple delivery से negotiate हो जाता है। और अगर मान लीजिए order instrument है या bearer instrument को भी आप चाहें तो endorsement and delivery से negotiate कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका एंडोर्समेंट जरूरी नहीं है, आप डिलीवरी से भी उसे नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन बेरर इंस्ट्रूमेंट को भी अगर आप चाहें कि नहीं है तो एंडोर्समेंट से ही डिलीवर करना चाहूंगा, ठीक है, तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी एंड मेयर डिलीवरी। व्हाट इज ए कंडीशन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? फाउंडेशन में भी पढ़ा है। कंडीशन वो स्टिपुलेशन है जो कि बेसिक फॉर्म करती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। मतलब मेन पर्पस के साथ इसेंशियल है किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने के लिए। इसेंशियल है किसके साथ? मेन पर्पस के साथ, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंडीशन। कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस भी अच्छे से पढ़कर जाइएगा। विद इन हाउ मेनी डेज शैल अ पर्टिकुलर्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी फाइल्ड इन? द पर्टिकुलर्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का पर्टिकुलर कब तक फाइल हो जाना चाहिए रजिस्ट्रार के पास? 30 डेज में, है ना। जब हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था कि भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर के पर्टिकुलर्स आपको रजिस्ट्रार को सबमिट कराने हैं। कितने दिन में कराने हैं? 30 दिन में। इस काम के लिए आपको फॉर्म 4 भरना होता है। What is the ethical operation of a company related to? भाई एथिकल ऑपरेशन किस चीज से रिलेटेड है? एथिकल ऑपरेशन जो है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई कंपनी एथिकली चल रही है कि नहीं चल रही है ना। What is the ethical operation of company related to? Ethical operation of the company is related to running the company in such a manner that it may remain profitable for long term and create गुडविल। तो आप दोनों बातें लिख सकते हैं। यहां पर इन्होंने एक ही चीज लिखी है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ जी आप 4 नंबर के क्वेश्चन पर। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। सी सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, है ना। ओके, तो 12 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ ना फिर तो। 12 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, ना कि 4 नंबर के 12 क्वेश्चन। अब आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 12 नंबर का एक, तो 48 नंबर का ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। 40 नंबर का सेगमेंट हम ऊपर कराए, 48 नंबर का सेगमेंट ये हो गया, कितना हो गया? 88। फिर 12 नंबर का एक बचेगा बस, ठीक है। तो इस वाले सेगमेंट में नंबर खींचने की गुंजाइश देख लेना आप कैसी है। मतलब ये वाला सेगमेंट आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू रिवोक द ऑफर। ऑफर रिवोक करने का प्रोसीजर क्या है? ऑफर के रिलेशन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, लैप्स ऑफ ऑफर, है ना। लैप्स ऑफ ऑफर के नाम से भी इसको पढ़ा जाता है, रिवोकेशन के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो वो कह रहे हैं रिवोकेशन के रूल क्या हैं। तो एक तो रिवोकेशन का रूल ये है, कह रहे हैं प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर। तो आप इसमें लिख सकते हो
कि भाई ऑफर तब तक रिवोक कर सकते हैं आप जब तक कि ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस लिखकर पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब तक कि अपनी एक्सेप्टेंस जो ऑफरी है उसने ट्रांसमिशन में डाल दी हो। अगर ईमेल से भेज रहा है तो सेंड बटन दबा दिया, अगर पोस्ट से भेज रहा है तो पोस्ट कर दिया, एसएमएस या व्हाट्सएप से भेज रहा है तो सेंड बटन, मतलब आउट ऑफ द रीच हो जाए आपसे। एक बार आपके आउट ऑफ द रीच हो गया मतलब आपने जैसे व्हाट्सएप भेजा तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, अभी भी आपका कंट्रोल है कि उसके देखने से पहले आप इसे डिलीट कर सकते हो, तो हम इसे नहीं मान सकते कि आउट ऑफ योर रीच हो गया। जिस समय एक्सेप्टेंस लिखकर ऑफरी ने पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द रीच ऑफ ऑफरी, उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑफर कैसे कैसे रिवोक किया जा सकता है, ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकता है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें। सेक्शन 5 तो हमने कर ली। प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है जी। और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब हो जाता है, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द रीच ऑफ द ऑफरी। इसके अलावा ये कह रहा है कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है कब, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू अ पर्सन टू हुम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ पर्सन हु मेक्स इट। मान लीजिए मैं ऑफर रिवोक कर रहा हूं, तो जिस दिन मैंने ऑफर पोस्ट कर दिया मेरी पहुंच से बाहर हो गया, मेरी तरफ से ऑफर रिवोक हो गया। लेकिन अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया तो मैं अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। सेक्शन 6 जो है प्रपोजल के रिवोकेशन के तरीके बताता है। जैसे कि अगर ऑफरर ने नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दिया तो भी जो टाइम अगर आपने प्रिस्क्राइब किया था वो टाइम खत्म हो गया, और अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं था तो रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, या फिर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट थी जो पूरी नहीं हुई, मतलब कोई ऐसी कंडीशन थी जो एक्सेप्टेंस से पहले पूरी करनी थी नहीं की, डेथ और इंसैनिटी की वजह से भी ऑफर खत्म हो जाता है। A proposal also stands revoked if it is not accept in prescribed mode। अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस आपने नहीं भेजी है, ठीक है ना, और अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो यूजुअल मोड में अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है तो रिवोकेशन मान लिया जाता है, और काउंटर ऑफर अगर आप करते हैं तो भी ऑफर का रिवोकेशन मान लिया जाता है। यहां एक बात ध्यान रखने की है, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में या प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं भी की गई है तो भी ऑफरर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। समझे, ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, डिफरेंस एक आया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपको नहीं पता होता कि कितनी लायबिलिटी बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पहले दिन से पता होता है कि कितनी गारंटी बनेगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्रिंसिपल होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी प्राइमरी होती है। अगर श्योरिटी पेमेंट प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, प्रिंसिपल डेटर पे ना करे तो श्योरिटी को पे करना होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, है ना, यहां भी दिए हुए हैं, सभी ठीक दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप। माइनर का पार्टनरशिप में क्या राइट और लायबिलिटी होता है ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से। पहली बात, माइनर कैन नॉट बी अ फुल फ्लैज्ड पार्टनर। माइनर का शेयर केवल जो उसका प्रॉफिट शेयर है केवल उतने तक ही वो लाइबल है, माइनर उससे ज्यादा लाइबल नहीं है। माइनर्स एस्टेट इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर्स। माइनर इज नॉट लाइबल पर्सनली फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर्स। केवल माइनर का जो प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा है, वो उससे छीना जा सकता है और उससे ज्यादा लायबिलिटी माइनर के ऊपर नहीं आ सकती। एक और बात माइनर के बारे में बताई जाती है कि भाई माइनर जब मेजर होगा तो उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं जो कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक्सरसाइज करनी है। उसको बताना है क्या वो पार्टनर बनना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। कंटिन्यू करना चाहता है तो किस दिन से वो फुल फ्लेज पार्टनर बन रहा है,
कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो नोटिस दे देगा, नहीं जी मैं आगे पार्टनर नहीं रहना चाहता। दोनों में से कोई भी काम अगर वो नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन से वो फॉर बेनिफिट शामिल किया गया था उस दिन से ही वो फुल फ्लेज पार्टनर है, मतलब वहां से उसके ऊपर सारी लाइबिलिटीज आ जाएंगी, है ना। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं आपको समझाने की दृष्टि से। ये कह रहा है जी ए और बी की फर्म है जिसमें एम माइनर को शामिल किया गया। माइनर को कब शामिल किया गया? माइनर को शामिल किया गया 1 जनवरी 2019 को। ओके, बिजनेस चलता रहा, है ना। हालांकि ए और बी ने ये जो फर्म चला रखी है ये चला रखी है 1 जुलाई 2018 से, लेकिन माइनर को शामिल किया 1 जनवरी 2019 से। अब क्या हुआ, माइनर 18 इयर्स का हो गया, मतलब एज ऑफ मेजोरिटी उसने अटेन कर ली, लेट अस से 1 दिसंबर 2020 को, ठीक है। अब ये जो माइनर है इसको 2 बातें तय करनी है। पहला, वो ये कह सकता है जी मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू करने का नोटिस दे 6 महीने के अंदर अंदर। अगर कंटिन्यू करने का नोटिस देता है तो जिस दिन उसने नोटिस दिया है या जिस दिन जो डेट उसने नोटिस में लिखी है उसके बाद की लाइबिलिटीज के लिए वो लाइबल हो जाएगा, उससे पहले वाली लाइबिलिटीज के लिए वो लाइबल नहीं होगा। अगर वो ये कहता है कि नहीं जी मैं तो डिसकंटिन्यू करूंगा, मैं माइनर हूं, बस अब मैं आपके साथ मेजर होने के बाद बिजनेस नहीं करूंगा, ठीक है, इस बात का भी नोटिस दे, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी इस बिजनेस की नहीं आएगी क्योंकि उसने माइनर ने कह दिया है कि मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता। अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया और 6 महीने बीत गए तो पहली बात, ही बिकम फुल फ्लेज्ड पार्टनर, वो फुल फ्लेज्ड पार्टनर बन जाएगा। तो आप कहोगे नोटिस देता तो भी तो फुल फ्लेज्ड पार्टनर बनता? हाँ बिल्कुल बनता। तो नोटिस नहीं देने से ही क्या फर्क पड़ गया? एक फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो नोटिस देता है तो जिस दिन उसने नोटिस दिया है, जिस दिन में नोटिस में लिखा है कि इस दिन से मैं लाइबिलिटी एज्यूम कर रहा हूं, वो उस दिन से ही उसके ऊपर लाइबिलिटीज आएंगी, उसके पहले की लाइबिलिटीज उसके ऊपर नहीं आएंगी। लेकिन अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया तो ध्यान रखिएगा कि जब से उसे एडमिट किया है फॉर द बेनिफिट यानी 1 जनवरी 2019, वहां से अब तक की जितनी लाइबिलिटीज हैं उसमें भी माइनर को शेयर करना होगा। ठीक है जी। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज पर सेक्शन 14, है ना, लिखी तो नहीं है इसमें लेकिन आंसर में तो 14 ही होगा। अब हमको मालूम है 4 क्वेश्चन करने हैं और चारों क्वेश्चन जो है वो 12-12 नंबर के हैं। तो आप देखिए जो पहला क्वेश्चन हमने किया था वो 6 नंबर का था, है ना, ये रहा। और इस पार्ट में जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी 6 नंबर का था, ये रहा। फिर अब जो दूसरा क्वेश्चन चालू हुआ उसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ये माइनर वाला, और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल 8 नंबर का है। ठीक है जी। अच्छा, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल अगर आप कर रहे हैं तो सेक्शन 14 ये कहता है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए और आप अपने आर्टिकल को जैसे चाहे वैसे अल्टर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म INC 27 में अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी जो कि फॉर्म INC 27 में जाएगी। ठीक है। इस क्वेश्चन में बाकी सब बात ठीक है। ये जो यहां लिखा है अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, ये जो INC 27 है ये अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल के लिए नहीं जाती है साहब, ये अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाती है। यहां पर इंस्टीट्यूट ने पुराने वाला प्रोविजन ही उठाकर चिपका दिया है। ठीक है जी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे
स्पेशल रेजोल्यूशन लीजिए, INC 27 में अप्लाई कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्डर कर दे, उसके बाद आप रजिस्ट्रार को अल्टर्ड आर्टिकल की कॉपी, अल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी 15 दिन के अंदर सबमिट कर दीजिए, वो आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ठीक है जी। उसके बाद मेंशन द इस्टेब्लिशमेंट ऑन विच एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलीनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज नॉट एप्लीकेबल। भाई साहब ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कह रहा है नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 16 की बात कर रहा है बेसिकली, कि ये एक्ट कहां कहां अप्लाई नहीं होता। तो एक तो ये एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना, जो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बनाओ या किसी और एक्ट में बनाओ जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो एक्ट हैं वो सेंट्रल लेवल पर भी हैं और स्टेट लेवल पर भी हैं, लेकिन सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी होने से आप एग्जम्प्ट हो जाओगे ईपीएफ के प्रोविजन से, ऐसा नहीं है। केवल वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जम्प्ट होंगी जिनमें 50 से कम लोग काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर। ठीक है, अगर बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गुजरात मिल्क फेडरेशन जैसी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लिज्जत पापड़ जैसी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें एड ऑफ पावर भी इस्तेमाल हो रही है और लोग भी 50 से ज्यादा है, उनको ईपीएफ एक्ट से छूट नहीं मिलेगी। या कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता हो, जिसकी ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो और उनको पहले से, एम्प्लॉइज को पहले से ही ओल्ड एज पेंशन, ईपीएफ वगैरह का बेनिफिट मिला हुआ है। या कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्ट में बना है, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना, और उसमें भी प्रोविडेंट फंड का और ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था है। ठीक है ना, यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि साफ का है हुज एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और ओल्ड एज पेंशन इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम, है ना। कई बार स्टूडेंट लिख देते हैं सेक्शन 5 ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के जैसा कि जिनको बेटर पेंशनरी बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, पेंशनरी बेनिफिट मिल रहा है, ईपीएफ का ओल्ड एज बेनिफिट मिल रहा है पेंशन का, बस इतना ही बहुत है, एज पर दैट एक्ट मिल रहा है। बेटर मिल रहा हो ये कहीं नहीं लिखा है सेक्शन 16 में, वो सेक्शन 5 एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में लिखा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट एग्जाम्प्ट हो जाएंगी ग्रेचुटी एक्ट से जिनमें पहले से ही, इस एक्ट के आने से पहले से ही बेटर पेंशनरी बेनिफिट मिल रहे थे। डिस्कस द पावर ऑफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में इंस्पेक्टर की पावर क्या है? वो उस फैक्ट्री के अंदर जा सकता है, एंटर कर सकता है, प्रीमिसेस को देख सकता है, प्लांट और मशीनरी आर्टिकल्स को देख सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी इंक्वायरी कर सकता है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, इसके अलावा कॉपी ले सकता है किसी भी रजिस्टर या रिकॉर्ड की, इसके अलावा एग्जामिनेशन में उसको लगता है कि कोई आर्टिकल या ऐसा सब्सटेंस मिला है ना, एक्सीडेंट हो गया था, किस वजह से हो गया था, उसकी जांच कर रहे हैं, पता लगा इस सब्सटेंस की वजह से हुआ होगा, तो उसका पोजेशन भी वो कर सकता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने यहां फैक्ट्रीज के इंस्पेक्टर को पावर देंगी, वो पावर्स भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। फिर आ गया जी वुमन डायरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 149 में सबसे इंपॉर्टेंट वुमन डायरेक्टर है, हमेशा याद करके जाना इसको, है ना। ये कहता है ऐसी कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं या ऐसी पब्लिक कंपनी जिनमें पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको एक वुमन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। और वुमन डायरेक्टर की वैकेंसी हो जाए तो 3 महीने या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी बाद में हो उस तक आपको नई वुमन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर लेनी है। ठीक है जी। और अगर नई कंपनी बनी है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको वुमन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेनी है। और पुरानी कंपनियां हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले से चल रही थी, उन्हें 1 साल का टाइम दिया गया था कि आप भी अपनी अपनी वुमन डायरेक्टर अपॉइंट कर लीजिए। अब 2013 को बीते हुए 1 साल हो ही चुका है, तो वो वाला प्रोविजन कि पुरानी कंपनियों को कब तक वुमन डायरेक्टर रखनी चाहिए,
वो रिडंडेंट हो गया, मतलब इतना पुराना हो गया कि अब उसका कोई लॉजिकल रेलिवेंस रहा नहीं। तो अगर कोई नई कंपनी बनी है, आज ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर वुमन डायरेक्टर रख लेनी है, इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, किन कंपनियों को रखनी है, वैकेंसी हो जाए तो क्या करना है, नई कंपनियों को कब तक रख लेनी है, पुरानी कंपनियों को कब तक रख लेनी है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 168। डायरेक्टर नोटिस देकर, राइटिंग में नोटिस देकर कि जी मैं रिटायर होना चाहता हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं, ये वो कंपनी को दे देगा कि जी मैं यहां से रिजाइन करता हूं। लेकिन ये जरूरी है कि वो अपना रेजिग्नेशन राइटिंग में दे। ठीक है जी। अच्छा, 30 दिन के अंदर अंदर ही शैल within 30 days from the date of resignation forward the registrar a copy of his resignation with reason of the resignation in form 11 with fees। फॉरेन डायरेक्टर है तो वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या किसी रेजिडेंट डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पर DIR 11 फाइल कर दे, और कंपनी को चाहिए कि वो DIR 12 फाइल करे विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस। किसी भी डायरेक्टर का रेजिग्नेशन उस दिन से वैलिड माना जाता है जो डेट उसने अपने नोटिस में दी है। कोई डेट नहीं दी है तो जिस दिन उसका नोटिस कंपनी को रिसीव हो गया उस दिन से वो रिजाइन मान लिया जाता है। अगर किसी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर रिजाइन करता है तो ये बात उसे अपनी एनुअल रिपोर्ट में, बोर्ड्स रिपोर्ट में, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन करना कंपलसरी है। फिर एक क्वेश्चन आ गया, के लिमिटेड हैज 2 सेपरेट यूनिट्स एट गाजियाबाद एंड सूरत इन इंडिया। एवरी यूनिट ऑफ द सेड कंपनी प्रिपेयर्स मेंटेन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Ghaziabad unit is incurring continuous losses and hence bonus is not paid to the employee of this unit। ठीक है जी। Decide under payment of bonus act। बोनस एक्ट में आपको डिसाइड करना है कि ये 2 यूनिट एक ही एस्टेब्लिशमेंट की हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक यूनिट जो है वो बोनस दे रही है और दूसरी यूनिट बोनस नहीं दे रही है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो जी, अगर किसी यूनिट ने बिल्कुल शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग अपने P&L बैलेंस शीट अलग बनाई है बाकी दूसरी यूनिट से, तो उसे सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट ट्रीट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11, 12, 13, 14। मतलब अगर किसी यूनिट ने कभी भी बाकी यूनिट्स के साथ मर्ज करके अपने बैलेंस शीट P&L नहीं बनाए हैं तो उसे सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर उस पर्टिकुलर यूनिट में प्रॉफिट नहीं है तो वो बोनस एक्ट के हिसाब से बोनस नहीं भी बांटे तो काम चलेगा। मतलब भाई हमने क्या पढ़ा, 8.33% तो देना ही पड़ेगा, लॉस के केस में भी देना पड़ेगा, ये तो तय है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लॉसेस को बाकी सारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़कर और फिर सबको बोनस दिया जाए। ठीक है ना। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको। मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी की 2 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2। ठीक है जी। इस यूनिट में लॉस हो रहा है, इस यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है, बट नॉर्मली क्या होती है, कंपनी तो अपनी बैलेंस शीट P&L एक बनाती है। तो इसने जो है दोनों यूनिट्स के को मर्ज करके एक P&L बैलेंस शीट बनाया है ना, और इस P&L के हिसाब से और एज पर बोनस एक्ट सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के हिसाब से जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट के हिसाब से बोनस बटेगा। ठीक है ना। और दोनों कंपनियों के, दोनों यूनिट्स के एम्प्लॉइज को बराबर बराबर बोनस मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन मान लेते हैं इस यूनिट ने कभी भी इस कंपनी की बाकी यूनिट्स के साथ मर्ज करके P&L बैलेंस शीट नहीं बनाए हैं, हमेशा सेपरेट बनाया है, तो फिर इसको एक सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। अब यहां पर एक समस्या है, क्या कह रहा है, गाजियाबाद यूनिट इज इनकरिंग कंटिन्यूअस लॉसेस एंड हेंस बोनस इज नॉट पेड। ये समस्या है जी। ये कहना कि हमारी कंपनी को तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसलिए हम बोनस नहीं देंगे,
ऐसा नहीं होता है। 8.33% बोनस तो देना पड़ता है इवन इन केस ऑफ लॉस। वो तो एग्जम्पशन केवल पहले 4 सालों के लिए है, बाद के लिए नहीं है। ये बात तो इनकी सही है कि जी हम तो क्योंकि अलग सेपरेट P&L बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसलिए हमें अलग एस्टेब्लिशमेंट ट्रीट किया जाए, बाकियों के प्रॉफिट्स को हमारे साथ ना जोड़ा जाए। लेकिन ये कंटेंशन इनकी गलत है कि जी हम वो ही नहीं बांटेंगे, बोनस ही नहीं बांटेंगे। ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान रखना है, क्या? वो ये कि अगर कभी भी गाजियाबाद यूनिट ने सूरत यूनिट के साथ मिलकर किसी एक साल भी अगर मिलकर बैलेंस शीट P&L बनाए हैं, मर्ज्ड कंसोलिडेटेड P&L बैलेंस शीट बनाए, बाद में चाहे फिर वो अलग भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा उसने अलग ही बनाए होने चाहिए अपने P&L और बैलेंस शीट। व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स? अब ये तो यार बहुत ही ज्यादा अन्याय हो जाएगा अगर आप कहो जी ये वाला भी क्वेश्चन आप पढ़ के बताओ। नहीं, आप खुद पढ़ लेना। फिर कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है, ऑन एनी 4 आउट ऑफ 5। वही 4 क्वेश्चंस के जवाब देने। पहला क्वेश्चन जो है वो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट नोट ऑन 4 आउट ऑफ 5। हाँ, क्योंकि ऊपर उसने हमसे कहा था कि भाई या तो ये वाला इसमें से इतने क्वेश्चंस करने हैं आपको, है ना। 4 क्वेश्चंस करने थे, 5 पार्ट थे, तो ये पांचवा पार्ट है। आप 4 कर चुके तो ये वाला छोड़ सकते हो। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? अगर किसी PFI से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी या गवर्नमेंट से आपने कोई लोन लिया है तो अपने लोन को सिक्योर करने के लिए वो दूसरी एस्टैब्लिशमेंट, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है जी। और नॉमिनी डायरेक्टर के और बहुत सारी चीजें हैं, वो रोटेशन से रिटायर नहीं होता है, उसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन में नहीं गिनते हैं, फलाना ढिमका है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेक्शन 31 कहता है कि क्लास ऑफ कंपनीज जिसमें कि बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हैं, अगर वो कंपनीज चाहें तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना सकते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का फायदा ये होता है कि एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना के ROC को आप रजिस्टर कर दो तो उस प्रोस्पेक्टस को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो पब्लिक ऑफर लाने के लिए। लेकिन जब भी आप नया पब्लिक ऑफर लाएंगे तो पुराने वाले शेल्फ प्रोस्पेक्टस में जो डिटेल्स दी हुई हैं और नए प्रोस्पेक्टस में अगर कोई चेंजेस हैं तो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाएगा कि क्या चेंजेस पिछले प्रोस्पेक्टस और आपके प्रोस्पेक्टस में है। सेक्शन 31 इसकी पूरी बात करता है। ये जो आंसर दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसकी लाइफ 1 साल की होती है। फिर कह रहा है जी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बताइए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरह की होती है, एक तो यूनिलेटरल मिस्टेक और बायलेटरल मिस्टेक, है ना। मिस्टेक 2 तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट 2 तरह की होती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब केवल एक आदमी गलती पर है। यूनिलेटरल मिस्टेक की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वो वैलिड रहता है। बायलेटरल मिस्टेक की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो वॉइड हो जाता है ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंसेंसस एड आइटम। ये बात ध्यान रखने की है कि मिस्टेक जो है वो किसी इसेंशियल एलिमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट बात से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी हम वॉइडेबिलिटी की बात करते हैं। ओवर टाइम की बात कीजिए जी मिनिमम वेजेस एक्ट में, बिल्कुल ठीक बात है। ओवर टाइम जो है वो मिलता है अगर आपको एक दिन में या एक हफ्ते में उतने से ज्यादा घंटे काम कराया जाए जितना कि पहले से प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक, एक दिन में एक आदमी से 9 घंटे काम कराया जा सकता है, एक हफ्ते में एक आदमी से 48 घंटे काम कराया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति से एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम कराया जा रहा है या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराया जा रहा है तो उसको ओवर टाइम देना बनता है। यहां पर अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी काम में लगे हुए हैं तो आपको 1.5 टाइम यानी 1.5 गुना वेजेस मिलेगी ओवर टाइम के घंटों की। और अगर आप किसी और तरह के काम में लगे हुए हैं तो आपको 2 गुना पेमेंट मिलेगा आपके वेजेस के रेट के हिसाब से।
सारी बातें यहां पर ठीक से लिखी हुई हैं। ये कह रहा है वर्क एक्सेस इन ओवर टाइम रेट फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। अगर आप उतने आवर्स से ज्यादा काम करते हैं जितने आवर्स इस एक्ट में बताए गए हैं तो आपको ओवर टाइम के हिसाब से रेट मिलता है। अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो आपको 1.5 डेढ़ गुना मिलता है। यानी अगर आपकी एक दिन की सैलरी या आप ये कहें कि आवरली वेजेस 100 रुपीज पर आवर है, तो जो आप अगर आप एग्रीकल्चर लेबर हैं तो आपको 150 रुपया पर आवर मिलेगा ओवर टाइम। और अगर आप किसी और तरह के एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो डबल द ऑर्डिनरी रेट आपको मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। हर वो व्यक्ति जो अपने नाम में किसी इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट को क्लेम कर सकता है होल्डर है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होल्डर है जिसने कि फॉर कंसीडरेशन गुड फेथ बिफोर मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट लिया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने से पहले वाली किसी भी पार्टी को स्यू कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स जब आगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है तो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट ट्रांसफर होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। इतने अब इन्होंने 4 लिखे हैं पॉइंट, है ना। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है 12वीं की तरह कि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 डिफरेंस लिख दो, ऐसा नहीं है। जितने डिफरेंसेस आपको याद है सारे डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। फिर 12 नंबर वाला एक क्वेश्चन आ गया, ये है सेक्शन डी, लास्ट क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी? कह रहा है XYZ कॉलेज फ्रेंड है, एक्स के फादर का फ्रूट ड्रिंक्स का बिजनेस है। फिर किसी समय जाकर जो वाई है उसको एक नया आइडिया आता है, वो अपने मित्रों के साथ शेयर करता है और जो उसके दोस्त हैं वो सब लोग क्या करते हैं 2.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो अब एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो आपसे कुछ राय मांगने आए। पहली राय क्या मांग रहे हैं वो? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड द कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट हो, have said to his client on the condition stipulated in Companies Act 2003 regarding formation of OPC। X, Y और Z आपसे पूछ रहे हैं कि जी हम 3 लोग हैं, तीनों बराबर इक्विटी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या हम OPC फॉर्म कर सकते हैं? OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी, और यहां कितने लोग हैं? 3, नहीं कर सकते, है ना। 3 लोग हैं, पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, LLP बना सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप इसको OPC के बारे में बता दीजिए कि जी OPC क्या होता है। सेक्शन 3 में बताया है कंपनीज एक्ट में कि OPC में एक ही व्यक्ति होता है, एक सोल मेंबर होता है और एक नॉमिनी मेंबर होता है। सोल मेंबर के मरने पर नॉमिनी मेंबर जो है एक, और ये दो रेजिडेंट होने चाहिए, एक से ज्यादा OPC में आप मेंबर नहीं हो सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी बात आप बता दीजिए। मेन बात आपको ये बतानी है कि साहब देखो ऐसा है, आप हो 3 लोग, तीनों बराबर बराबर इक्विटी डाल रहे हो तो OPC आप नहीं खोल सकते। X ask the consultant whether there are any restriction on private company in comparison with public company। क्या पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनी पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं? हाँ होती हैं। आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन दी हुई है। क्या क्या है वो? RLP, रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200 एंड प्रोहिबिट इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक, है ना। सेक्शन 268 जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन करता है उसमें लिखा है कि ये 3 रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट और प्रोहिबिट्स। Z इज कंफ्यूज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी एज अ कंसल्टेंट। उसको बताइए स्मॉल कंपनी क्या होती है। सेक्शन 285 यहां पर आप कोट करेंगे और उसको बताएंगे कि जी देखो जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से या जो प्रिस्क्राइब करेगी सरकार, जो कि 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें ना कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ये कह रहा है जी वो कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, ठीक है, लेकिन सरकार इससे बड़ी लिमिट भी बता सकती है। कल को गवर्नमेंट ये भी कह सकती है नहीं 50 लाख वाली को नहीं मान रहे हम तो 1 करोड़ वाली को मान रहे हैं स्मॉल, मतलब जिनकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से कम है उनको स्मॉल मान रहे हैं।
कल को सरकार इसे 2 करोड़ भी कर सकती है, 3 करोड़ भी कर सकती है, 8 करोड़ भी कर सकती है, 7 करोड़ भी कर सकती है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। मतलब पार्लियामेंट ने सरकार को कहा है कि आप तय करो कितने से कम वाली पेड अप कैपिटल की कंपनियों को स्मॉल माना जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट ने यह भी कहा है कि आप 10 करोड़ से ज्यादा की लिमिट नहीं लगा सकते। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनो जी, पार्लियामेंट ने कहा कि स्मॉल कंपनीज की पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। अच्छा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसे 50 लाख से नीचे नहीं लगा सकती और 10 करोड़ से ऊपर नहीं ले जा सकती इस लिमिट को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि वो कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ या उससे कम है वो स्मॉल है। ये भी कह सकती है कि जिनकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम है वो स्मॉल है। लेकिन ये नहीं कह सकती कि जिनकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ या उससे कम है वो स्मॉल है, क्योंकि पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर पर 10 करोड़ का कैप लगाया हुआ है। और अगर कम की तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं कह सकती कि 25 लाख से कम वाली स्मॉल मानी जाएगी। 50 लाख से कम पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बात ऐसे समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं इसकी स्मॉल कंपनी वाली वीडियो की ये जो डाउट है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, ओके। कंसल्टेंट एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेकिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्टिंग डिफरेंट क्लॉज। XYZ आर वेरी क्यूरियस टू नो द नेम ऑफ वेरियस क्लॉज। आपको वेरियस क्लॉजेस के नेम बताने हैं, ठीक है जी, बता देना। नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। अब ये 5 होते हैं। इंस्टीट्यूट ने सिचुएशन क्लॉज रिपीट कर दिया। सिचुएशन क्लॉज और डोमिसाइल क्लॉज अलग अलग नहीं है, एक ही चीजें हैं ये, ठीक है ना। हाँ, एक बात है, अब ओपीसी तो आप बना नहीं रहे, इसमें ना कई बार सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज को भी क्लॉज कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है 5 क्लॉज होते हैं, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, जहां नीचे सब लोग साइन करते हैं, सब्सक्राइबर्स जहां साइन करते हैं, वो भी एक क्लॉज होता है, उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो इंस्टीट्यूट ने कहीं कहीं गड़बड़ करी हुई है इस एमटीपी के आंसर्स में। एक जहां 30 दिन है वहां 15 दिन लिख दिया, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना था चाहिए था ट्रिब्यूनल लिख दिया, जहां सब्सक्रिप्शन क्लॉज लिखना चाहिए था वहां सिचुएशन क्लॉज लिख दिया। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी संस्था है, छोटी मोटी गलती होती रहती है। और हम किस लिए बैठे हैं जी? इन कंफ्यूजन्स को समाप्त करने के लिए तो बैठे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए तो बैठे हैं, इंस्टीट्यूट की हेल्प करने के लिए तो है। कर दी, देख लो, है ना। तो चलिए, जारी रहेगी भलाई की सप्लाई, आप करते रहिए पढ़ाई। आने वाले हैं एग्जाम, और मेहनत करो बच्चों, और मेहनत करो। तब तक के लिए जय हिंद।